11वां राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। 11वां राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस नई दिल्ली के जनपथ स्थित हैंडलूम हाट में आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और NHPC के सहयोग से किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल और एक विशेष हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया। हार्ट ऑन व्हील्स एक मोबाइल बाजार है जो दिल्ली NCR में विभिन्न क्षेत्रों में घूमेगा। इसका उद्देश्य है बुनकरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाती है। हार्ट ऑन व्हील्स भारत का पहला मोबाइल हैंडलूम बाजार होगा। वहीं हैंडलूम एक्सपो में देश भर की 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों का प्रदर्शन किया गया। इस एक्सपो की थीम रही माई हैंडलूम माई प्राइड, माई प्रोडक्ट माई प्राइड। यह हैंडलूम एक्सपो 10 अगस्त तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस एक्सपो में लाइव बुनाई प्रदर्शन ने दर्शकों और विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभव प्रदान किया। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। हैंडलूम क्षेत्र ग्रामीण भारत की करोड़ों जनता की आजीविका का स्रोत है। यह आयोजन भारत की पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक बाजार से जोड़ने का प्रयास है। किस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कैंसर पैदा करने वाला वायरस घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस डी। हाल ही में WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसरजनक वायरस घोषित किया है। यह वायरस केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हों। हेपेटाइटिस डी संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा 2 से 6 गुना अधिक हो जाता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधी रोग है जो 5 प्रकार के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और इलाज ना होने पर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस डी की विशेषताएं। हेपेटाइटिस डी एक उपवायरस है जो स्वतंत्र रूप से सक्रिय नहीं होता। इसे सक्रिय होने में हेपेटाइटिस बी का सहारा चाहिए। अकेले हेपेटाइटिस डी हानिकारक नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के साथ यह तेज लीवर डैमेज और सिरोसिस का कारण बन सकता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस डी संक्रमण वाले रोगियों को कैंसर का खतरा सामान्य हेपेटाइटिस बी वाले रोगियों से कई गुना अधिक होता है। हेपेटाइटिस डी संक्रमण फैलने के तरीके। संक्रमित व्यक्ति के खून या तरल पदार्थ से संपर्क, असुरक्षित सुई, टैटू या शरीर छेदन। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं से शिशुओं को संक्रमण। संक्रमण के लक्षण: तेज़ थकावट और कमजोरी, पेट दर्द, भूख में कमी, बुखार, उल्टी और पीलिया, और लंबे समय तक संक्रमण से सिरोसिस और लीवर कैंसर का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना हेपेटाइटिस डी से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। इसके अलावा सुरक्षित रक्त चढ़ाना और इंजेक्शन प्रथाओं का पालन करना, निजी चीज़ें साझा ना करना और नियमित जांच और टीकाकरण करवाते रहना। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में किसे नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में राजीव आनंद को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 25 अगस्त 2025 से शुरू होगा और ये 3 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। इनके पास बैंकिंग क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। इस नियुक्ति से पहले इन्होंने एक्सिस बैंक में डिप्टी MD और कॉरपोरेट बैंकिंग का नेतृत्व किया। इसके अलावा वे एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में MD और CEO रह चुके हैं। इन्होंने रिटेल और कॉरपोरेट दोनों ही क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में भारत का शीर्ष AI शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में भारत का शीर्ष AI शहर बेंगलुरु है। बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर 126वां स्थान मिला है और भारत का ये शीर्ष AI शहर है। यह सूचकांक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता, निवेश और नवाचार पर आधारित है। यह रिपोर्ट मार्केट रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी की जाती है।
इसका उद्देश्य है प्रमुख शहरों में एआई विकास की पहचान और रैंकिंग करना। रिपोर्ट में प्रयुक्त मानदंड, एआई अनुसंधान और नवाचार तंत्र, स्टार्टअप्स एवं टेक्नोलॉजी हब की संख्या, निवेश और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भागीदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेटा सेंटर विकास इसके उपयुक्त मानदंड हैं। इन्हीं मानदंडों के आधार पर यह वैश्विक शहरों की सूची तैयार करता है। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं। यह रिपोर्ट तेज़ी से उभरते एआई शहरों पर फोकस करती है। यह शहरी सेवाओं में एआई आधारित बदलाव को हाईलाइट करती है, जैसे ट्रैफिक, स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यह रिपोर्ट सहयोग, बुनियादी ढांचा और एआई शिक्षा कार्यक्रमों का भी आंकलन करती है। यह रिपोर्ट नीति और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्षेत्रीय रुझानों को भी दर्शाती है। एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का प्रदर्शन। भारत के मुंबई और दिल्ली शहर एआई को ट्रैफिक और सुरक्षा में अपना रहे हैं। वहीं चेन्नई और कोलकाता ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में मजबूत एआई नीति ढांचे की भारत में ज़रूरत बताई गई है। एआई सिटी इंडेक्स 2025 के शीर्ष 5 शहर हैं: सिंगापुर, सोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। मोल्दोवा देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 107वां सदस्य बना? इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। मोल्दोवा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना। नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय और मोल्दोवा के राजदूत ने बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस के COP21 सम्मेलन में की थी। इस संगठन में कुल 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना और तकनीकी एवं वित्तीय लागत को कम करना है। यह संगठन स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूती देता है। इसके अलावा यह संगठन नीति निर्माण, साझा अनुभव, मानकीकरण और निवेश जुटाने पर भी कार्य करता है। इसके अलावा ये कृषि क्षेत्र में सौर संचालित सिंचाई और भंडारण को भी बढ़ावा देता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सौर ऊर्जा से क्लिनिक और टीका स्टोरेज को संभव बनाता है। यह परिवहन के क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देता है और ऊर्जा उत्पादन में सौर माइक्रोग्रिड और सौर बिजली उत्पादन को भी बढ़ाता है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा निम्न में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली विधानसभा। 4 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा मानसून सत्र पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। 500 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया। यह परियोजना विधानसभा भवन की छत पर स्थापित है, जो सालाना 1.75 करोड़ रुपए की बिजली की बचत करेगी। नेट मीटरिंग प्रणाली की सुविधा से अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकेगा। सौर ऊर्जा के साथ साथ दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को भी लागू किया। अब से दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यकुशलता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 1912 में दिल्ली विधानसभा का भवन निर्मित किया गया था और यहीं से देश की पहली संसद ने कार्य करना शुरू किया था। इसके अलावा पहली ई विधानसभा नागालैंड द्वारा अपनाई गई थी और दिल्ली 20वीं ई विधानसभा है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं। यह स्मार्ट डेलीगेट यूनिट है। यह RFID या NFC आधारित सुरक्षित प्रवेश प्रणाली है। इसमें iPad पर रियल टाइम दस्तावेज एक्सेस करने की सुविधा है। इसके अलावा इसमें HD कैमरे और ऑटोमेटिक ऑडियो विजुअल सिस्टम भी शामिल है। इसमें बहुभाषी समर्थन और पावर बैकअप भी शामिल है। तमिलनाडु और केरल के संयुक्त सर्वेक्षण में नीलगिरी तहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर है 21%।
तमिलनाडु और केरल के संयुक्त सर्वेक्षण में नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसकी कुल जनसंख्या 2668 हो गई है, यानी केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है। केरल और तमिलनाडु ने पहली बार संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर की जनगणना कराई है। केरल के इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 तहर पाए गए। वहीं केरल में तहरों की लगभग 90% आबादी मुन्नार लैंडस्केप में पाई जाती है। तमिलनाडु में मुकुर्ती और ग्रास हिल्स नेशनल पार्कों में इनकी प्रमुख उपस्थिति है। केरल के इरविकुलम में तहरों की संख्या बढ़ने के कारण है यहाँ की घास भूमियों का सुनियोजित प्रबंधन। यहाँ हर 3 साल पर घास को नियंत्रित रूप से जलाया जाता है, जिससे नई पोषक घास उगती है। यह तकनीक यहाँ की जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है, जो 30 वर्षों से अपनाई जा रही है। वर्ष 2025 में इस पार्क में 144 नए तहर शावकों का जन्म हुआ है, जो इस नवांकुरित घास पर निर्भर है। नीलगिरी तहर सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में बाउंडेड काउंट और डबल ऑब्जर्वर जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य रहा पुराने आवास क्षेत्रों में तहरों की उपस्थिति और आवासीय जुड़ाव की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। यह सर्वेक्षण वन्यजीव संरक्षण में अंतर्राज्यीय सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण है। नीलगिरी तहर यह एक पर्वतीय खुर वाला जानवर है जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। यह दक्षिणी भारत का एकमात्र पर्वतीय खुर वाला जानवर है। यह पश्चिमी घाट में लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है, जो केरल और तमिलनाडु राज्यों में आते हैं। ये जानवर दक्षिण पश्चिमी घाट, पर्वतीय वर्षावन, पारिस्थितिकी वन क्षेत्र में खुले पर्वतीय घास के मैदानों में निवास करते हैं। नीलगिरी तहर एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। केरल का इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार में इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। नीलगिरी तहर IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है।